सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, सामाजिक विषय अब आपका पूरा खत्म होने वाला है। यहाँ पर 2 चैप्टर्स और बचे हैं इसके बाद, तो आप लोग सारी क्लासेस को अच्छे से पढ़ डालिए और सारे विषयों के क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहां पर भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर लोगे वीडियो के नीचे। तो आप सारे के सारे वीडियोस को देख लीजिए, सारी क्लासेस को देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपका जो एसएसटी है ये 50 नंबर का पेपर है और 50 नंबर के जो पेपर्स होते हैं यही आपका स्कोर अच्छा करते हैं आपके एग्जाम में। तो जो 50 नंबर के पेपर्स हैं इनको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए। तो चलिए यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानिए जो हमारा देश है किस प्रकार का देश है। तो हमारा जो देश है भारत, ये एक विकासशील देश है। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, ये सब देश क्या है? विकसित देश है। विकसित देशों का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो विकसित देश है, जैसे कि अमेरिका की बात करें या ब्रिटेन की बात करें, हम इंग्लैंड की, या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे जो सड़कें हैं वो बनी हुई है। यहाँ पर सड़कें बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सारी सड़कें पहले से अच्छी खासी बन गई हैं। तो ये देश क्या हो गया? विकसित है। सभी लोगों के पास सारी सुविधा है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश विकासशील क्यों है? क्योंकि हमारे देश में अभी आप लोगों को पता, अगर सड़कों की बात मैं कर लूं तो अच्छे अच्छे शहरों में भी सड़कें सही से नहीं बनी हुई हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपको गड्ढे मिल जाएंगे सड़कों पर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम, जो शिक्षा है उसमें भी अभी पीछे हैं हम। बहुत सारी जो जनसंख्या है वो शिक्षित ही नहीं है। अगर विकसित देशों की बात करें तो वहां पर सब लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग लगभग शिक्षित हैं। तो इस तरीके से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसी वजह से जो हमारा देश है वो विकासशील देश है। ठीक है, अभी पढ़ाई की और जरूरत है, शिक्षा की और जरूरत है, सड़कों को बनवाने की जरूरत है, और भी जो सुख सुविधाएं हैं लोगों के लिए, जैसे मेट्रो है या जो आवागमन के साधन है उनको और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अभी उन चीजों को डेवलप करने की जरूरत है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऑलरेडी उनके पास ये सारी चीजें पहले से ही हो चुकी होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसकी सबसे पहली चुनौतियों में अगर आता है तो वो होता है गरीबी। तो गरीबी का अर्थ, गरीबी होती क्या है दोस्तों? तो देखिए, गरीबी का अर्थ है उस सामाजिक अव्यवस्था से है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बुनियादी आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, फिर उसके बाद आता है कपड़ा और फिर उसके बाद आता है मकान। तो दोस्तों, रोटी किसी तरीके से आदमी कमा लेता है, फिर उसको कपड़े की जरूरत पड़ती है और फिर आता है मकान। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है, कपड़े नहीं सही से तन पर है, ना मकान है उनके पास। तो ये सब कैसी श्रेणी में आएंगे? ये सब गरीबी की श्रेणी में ही आएंगे। तो देखिए, तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं प्राकृतिक संसाधनों की कमी से भी गरीबों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अफ्रीकी एवं कुछ एशियाई देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, जिसके कारण वे अपनी आवश्यक जरूरतें भी जुटा नहीं पाते। वे कुपोषण एवं अन्य बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, गरीबी वो स्थिति है जो लोगों को जीने के लिए आवश्यक सभ्य मानकों का वहन भी नहीं करती। गरीबी वो दुष्चक्र है जो आमतौर पर परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करती है। अत्यधिक गरीबी के कारण अंततः व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो जो गरीबी की स्थिति हो, तो दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही है कि चूंकि अब आदमी अगर मांग करके खा रहा है तो आप सोच सकते हो उसकी क्या स्थिति होगी। और अगर वो काम करके भी खा रहा है तो वो सही से जो न्यूट्रिशन है उसको नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से भी आदमी कुपोषण का शिकार हो जाता है, बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? गरीबी के कारण होता है। तो देखिए, गरीबी के कारणों में क्या क्या है? तो देखिए, सबसे पहले है जाति व्यवस्था, फिर है संयुक्त परिवार व्यवस्था, फिर है अशिक्षा। अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। फिर है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखिए, उद्योगों का असंतुलित विकास और जनसंख्या वृद्धि। अगर किसी व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, मान लीजिए 2 मजदूर है, ये ए है ये बी है। ठीक है, अब जो ये ए मजदूर है इसके पास केवल 2 बच्चे हैं और ये जो बी है इसके पास 4 बच्चे हैं। ये भी वही मजदूरी करके दिन के 400 रुपए लेकर के आ रहा है और बी भी 400 रुपए लेकर के आ रहा है, लेकिन इसके पास, ए के पास सिर्फ 2 बच्चे हैं तो सिर्फ 2 बच्चों का उसको केयर करना है, 2 बच्चों पर खर्च करना है उसको। लेकिन बी के पास 4 बच्चे हैं तो निश्चित रूप से इसके बच्चों को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा इन्हीं पैसों में।
तो कहीं ना कहीं जो जनसंख्या वृद्धि है वो भी एक तरीके से जो गरीबी है उसको बढ़ा रही है। अब देखिए राजनीतिक कारण क्या है, भारत में गरीबी का कारण राजनीति भी है, क्योंकि ब्रिटिश नीति, राजनीतिक दल बदली, समय समय पर युद्धों का बोझ एवं भ्रष्टाचार गरीबी का कारण बनते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्तिगत कारण बीमारी, बेकारी, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति, मानसिक रोग, दुर्घटना भी हैं जो भारत में गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए माल्थस का एक सिद्धांत है, माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस सिद्धांत को इंग्लैंड के अर्थशास्त्री सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में 1798 में अपने लेख एन इजी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन में प्रकाशित किया था। यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के माध्यम के मध्य संबंध की व्यवस्था करता है। तो माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अर्थात अधिक तीव्र होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधन में समानांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से वृद्धि होती है, अर्थात जनसंख्या की वृद्धि 2, 4, 8, 16, 32 की दर से होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधनों की वृद्धि 1, 2, 3, 4, 5, 6 की दर से होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जिस तरीके से जनसंख्या यहाँ पर 1, 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी हो रही है, लेकिन जो वृद्धि है वो जो जीविकोपार्जन जो आजीविका के साधन है वो सिर्फ 1, 2, 3, 4 इस तरीके की दर से बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप लोगों को बताने की कुछ जरूरत नहीं है, अपने आसपास ही आप लोग देख लीजिए, लोग नौकरी के लिए कितने परेशान रहते हैं। सरकार नौकरी के लिए वांट निकालती है, फिर एग्जाम होता है, फिर एग्जाम का पेपर आउट हो जाता है, फिर बच्चे कोर्ट में जाते हैं, फिर सभी लोग कोर्ट खेलते हैं, फिर उसके बाद जाकर के कोर्ट का कोई निर्णय आता है, फिर जब हाई कोर्ट से निर्णय आ गया तो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर वहां पर कोर्ट खेला जाता है। इस तरीके से कोई भी वैकेंसी आती है तो किसी भी राज्य में यही स्थिति होती है। जैसे आप लोग देख रहे हो इस समय बीएड बीटीसी, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है अगर देखा जाए तो कोई भी वैकेंसी जल्दी आती नहीं है, आती है तो वो निश्चित रूप से कोर्ट के भेंट चढ़ जाती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ये भी एक रीजन है। तो जो बेरोजगारी है कहीं ना कहीं इसको अगर सही तरीके से सरकारें इस पर काम करें तो बेरोजगारी रहेगी ही नहीं। तो बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें श्रमिक कामगार कार्य करने के लिए योग्य तथा तत्पर है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में बेरोजगारी वह स्थिति है जहां व्यक्ति कार्य करने के लिए योग्य तथा तत्पर होते हुए भी वह काम पाने में असफल रहते हैं जो उसे कार्य या आजीविका प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की बात करें, ये सभी लोगों को पता है कि जो शिक्षकों के पद है वो खाली हैं, क्योंकि हर साल 12 से 15,000 टीचर रिटायर हो रहे हैं। पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो 50,000 से ऊपर टीचर तो वैसे ही रिटायर हो चुके हैं अब तक। लेकिन सरकार कहती है कि हमारे पास टीचर्स पर्याप्त है, हमको टीचर्स वैकेंसी लाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो चीजें हैं वो कितनी अलग अलग हैं। बेरोजगारी के घटक या कारक, ऐसे कई घटक हैं जिनकी बेरोजगारी को बढ़ाने में उनकी प्रमुख भूमिका होती है। प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। उच्च जनसंख्या वृद्धि, ये बेरोजगारी को बढ़ाने वाला है। आर्थिक विकास की अपर्याप्त दर, कृषि के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं में रोजगार के अवसरों का अभाव, मौसमी रोजगार, संयुक्त परिवार प्रणाली, उद्योगों का धीमा विकास, अनुपयुक्त तकनीक, भारतीय विश्वविद्यालयों से बढ़ती हुई स्नातकों की संख्या। अब बेरोजगारी के प्रकार में कौन कौन से हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प रोजगार और छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए शिक्षित बेरोजगारी भी है, इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी भी है, शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में युवाओं के मध्य बेरोजगारी। अब देखिए गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के कार्यक्रम किस तरीके से सरकार चला रही है, उसमें यहाँ पर देखिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सरकार चला रही है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चला रही है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन चला रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी चला रही है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी चला रही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना भी चल रहा है, मनरेगा चल रहा है, आप लोगों को पता है, और इसके अंतर्गत साल भर में 100 दिन काम देना जरूरी होता है। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, ठीक है। अब देखिए जन्म दर एवं मृत्यु दर, तो प्रति 1000 पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या का अनुपात जन्म दर कहलाता है।
अधिक जन्म दर जनसंख्या की वृद्धि को बढ़ावा देता है। किसी क्षेत्र के लोगों की जनसंख्या की तुलना में वहां के लोगों की मृत्यु दर जो प्रति हजार प्रति वर्ष में दर्शाई जाती है उसे मृत्यु दर कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा कम है। वर्तमान जनगणना के अनुसार अशोधित जन्म दर प्रति हजार 21.8 और मृत्यु दर 7.1 है। तो जन्म दर जो है वो अधिक है और मृत्यु दर जो है वो बहुत ही कम है। अब देखिए लिंग अनुपात, तो किसी भी देश की महत्वपूर्ण जनांकिकी विशेषता उस देश के स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या होती है। जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच की संख्या का अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। भारत की जनसंख्या में लिंगानुपात का निर्धारण प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या से होता है। लिंग अनुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब आता है साक्षरता यानी कि लिटरेसी। तो देखिए साक्षरता, साक्षरता का मतलब दोस्तों क्या होता है आप लोग समझ जाइए। अगर कोई व्यक्ति है वो अपना सही सही से नाम लिख लेता है, अपनी साइन बना लेता है, तो उसको भी हम साक्षर मानते हैं। पढ़ा लिखा या शिक्षित नहीं कहेंगे लेकिन उस व्यक्ति को साक्षर कहेंगे। साक्षर यानी कि अपना नाम लिखने में वो व्यक्ति समर्थ है। तो साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे हम साक्षर मानते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिख ले रहा है, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम है राम सेवक, तो वो इतना लिख ले रहा है राम सेवक, लिख भी ले रहा है, उसको पढ़ भी ले रहा है, तो वो हमारे नजर से उसको साक्षर माना जाएगा। ठीक है। और किसी किसी देश में क्या होता है कि जब व्यक्ति अच्छे से वहां की जो भाषा है उसको पढ़ लेता है, उसको लिख लेता है, उसको समझ लेता है, तब उसको माना जाएगा कि वो उस भाषा को समझ गया है, वह व्यक्ति साक्षर है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये चीज है साक्षरता, लिटरेसी। तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आज की जो क्लास है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लिंग अनुपात के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कौन कौन से सरकार चला रही है इसके बारे में पढ़ा, बेरोजगारी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, इसके अलावा आप लोगों ने गरीबी के बारे में पढ़ा। तो ये पूरा चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 8 ये समाप्त हो गया दोस्तों। अब चैप्टर नंबर 8 के बाद कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 और आपका ये जो पूरा पेपर है ये हो जाएगा फिनिश। तो दोस्तों अगर वीडियो को शेयर नहीं किया अभी तक आप लोगों ने तो शेयर करना शुरू कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको सारे विषयों की पीडीएफ या सारे विषयों की नोट्स आपको अगर चाहिए, हर विषय का इस तरीके से हैंड रिटन लिखा हुआ, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा सिंपली प्ले स्टोर पर भी जा करके आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। दोस्तों आपको अगर कोई भी समस्या है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो 7705 95 45 49। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हो और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बना करके रखिए। सारे विषयों को अगर आप चाहते हो अच्छे से पढ़ना, सारे विषयों के नोट्स प्राप्त करना, राजन और पवन सीरीज की भी अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी पीडीएफ मिल जाए, अलग से आपको सीरीज खरीदने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना ही होगा और लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।